Good morning, students. Students, today in chapter 9, applications of trigonometry, we will discuss about examples of chapter 9. So first of all, taking photos of today's notes, and after that, we will take examples of this chapter. So this is page 287. This is page 287. Page 288. Page 288. Page 289. Two 290, and 291. So students, our example 4 is, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. स्टूडेंट्स, ग्राउंड के लिए कहा है तो एक और ग्राउंड मानेंगे, उसके ऊपर एक पॉइंट P लेंगे और ग्राउंड के जो बेस, एक लाइन से हम ग्राउंड मान लेते हैं, उसके एक सिरे पर एक 10 मीटर टाल बिल्डिंग है. तो देखिए ये फिगर में हमने ए बी को हमने 10 मीटर टाल बिल्डिंग माना है. P पॉइंट है तो कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री. बिल्डिंग के टॉप B पर है तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. फिर कहता है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगाया गया है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ. जो झंडे का डंडा है उसका जो टॉप है, जहां झंडा लगा हुआ है, उसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, तो उस पॉइंट को उस पॉइंट सी से मिला दो. ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45. ये एंगल 45 हो गया. आपको याद होगा कि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है. कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ. ये जो फ्लैग स्टाफ है B से C तक, इसकी लंबाई बतानी है. एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P. पॉइंट P से बिल्डिंग कितनी दूरी पर है, यानी कि PA भी निकालना है. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया कि दो राइट ट्रायंगल ले लो इसमें से, PAB, दूसरा राइट ट्रायंगल PAC. सो स्टूडेंट्स, PAC में तो देखो PAB नहीं दे रखा, AC भी नहीं दे रखा, AB 10 है, AC नहीं है, और PC भी नहीं है. तो ट्रायंगल PAB के अंदर एक साइड AB दे रखी है 10 मीटर. तो हम जिस ट्रायंगल की साइड दे रखी है उस ट्रायंगल को पहले लेंगे. तो आप ये झंडे की ऊंचाई जो है, जो फ्लैग स्टाफ है, इसकी हाइट है वो x मीटर मान लो. इसके बाद में आप ट्रायंगल PAB ले लो. इन राइट ट्रायंगल PAB जो साइड गिवन है वो नीचे लिखेंगे. जो हम निकालना, हम इसमें क्या साइड निकालेंगे, जो दूसरी ट्रायंगल के काम आ जाए, तो PA निकाल लेंगे. सो PA अपॉन AB, ये हमारा कोट होता है, कोट 30 डिग्री. कोट 30 की वैल्यू √3 होती है. टेबल याद होनी चाहिए, तो रूट वैल्यू सही पुट करेंगे आप. ये PA अपॉन 10 इधर आ गया तो PA की वैल्यू आ गई. अब हम ट्रायंगल लेंगे PAC. अब स्टूडेंट्स, PAC ट्रायंगल में PA का आपको पता लग गया तो आप AC कैलकुलेट करो. AC, तो AC कैलकुलेट करेंगे तो जो कैलकुलेट करनी है वो ऊपर AC अपॉन में PA के बारे में आपको पता लग गया, PA की वैल्यू निकल चुकी है, इक्वल टू 1045. AC अपॉन PA 1045 1 होता है. AC की वैल्यू है 10 + x, और ये हमने निकाल दी यहाँ पर 10√3. यहाँ पर बेशक चाहे आप लिख दे बाई इक्वेशन फर्स्ट.
और इसके बाद में यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी 7.72। x क्या है हमारी फ्लैग स्टाफ की लंबाई, तो लिख दो देयरफॉर हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इतना मीटर। और कहता है कि इस P पॉइंट का से बिल्डिंग की दूरी कितनी है, P आप निकाल चुके हो, तो इसको इसकी भाषा में लिख दो, ये निकल चुका है, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज PA, और ये वैल्यू ऊपर से लिख दो। पॉइंट में अगर वैल्यू निकालना चाहे तो √3 की वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू जरूर पुट करें और लास्ट में आंसर को डेसिमल में निकाल दें। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सभी आप कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। देखिए लेवल ग्राउंड को हमने BD से डिनोट कर दिया, और ये AB जो है ये टावर है, टावर हम इसको टावर लिख देते हैं, ये टावर है। और कहता है इसकी शैडो ऑफ ए टावर, शैडो मीन छाया, तो इसकी छाया जमीन के ऊपर पड़ेगी, तो शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन सन's अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। कहता है कि जब सन का अल्टीट्यूड एंगल 30 डिग्री था उस समय वो 40 मीटर ज्यादा मिली, देन इट वाज व्हेन एंगल इज 60 डिग्री। कहता है कि जब एंगल 60 था तब कुछ छाया की लंबाई थी, फिर जब एंगल 30 डिग्री हो गया तो कहता है छाया की लंबाई 40 मीटर ज्यादा हो गई, यानी कि एंगल 60 से जब 30 हुआ तो ये छाया जो है इसकी शैडो है वो बढ़ करके D तक आ गई, तो यहाँ C से D के बीच में ये जो बढ़ोतरी हुई है ये 40 मीटर दे रखी है। सो स्टूडेंट्स कुछ भी नया नहीं है, आप इसकी शैडो हाइट ऑफ टावर मान लो h मीटर, और ये जो CB है CB को x मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जब 90 डिग्री से दूर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है तो उसकी ये जो साइड बचती है CB इसको मान लो, बेशक सुविधा रहेगी। अब देखो राइट ट्रायंगल छांट लो, सबसे पहला काम है राइट ट्रायंगल ले लो भाई, ABC। तो देखो ABC की कोई भी साइड नहीं दे रखी, ठीक है। अब दूसरी राइट ट्रायंगल लो ABD, AB साइड नहीं है, AD नहीं है, BD नहीं है, BD साइड कंप्लीट साइड नहीं है, तो दोनों ट्रायंगल की कोई भी साइड नहीं दे रखी, तो दोनों ट्रायंगल की कोई साइड कॉमन होगी या कोई साइड इक्वल होगी। तो फिर यहां पर दोनों ट्रायंगल की AB साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल से कॉमन साइड की वैल्यू निकाल लो और उस कॉमन साइड के डिवाइड में वो साइड लो जिनके बारे में कुछ जरूरत है या कुछ गिवन है। तो हम ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे, AB निकालेंगे तो AB ऊपर लेंगे, AB अपॉन BC इक्वल टू tan 60। तो AB H माना है हमने, AB को H लिख दो यहाँ पर AB की जगह, नीचे CB को X लिख दो, ये √3 हो गया। यहाँ पर अब हमने ये ऊपर यहाँ भी H लिखना था, तो H इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, X इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। सो स्टूडेंट्स आप इसको भी H लिख लो, H अपॉन X, तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई। अब ये दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD, इसमें भी हम AB निकालेंगे, तो AB डिवाइड में BD वही tan बनेगा लेकिन एंगल 30 हो गया, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये AB हमारा H है और BD कितना है X + 40, X + 40, ये उधर चले गए ऊपर। अब दोनों H की वैल्यू को हम बराबर रख देंगे। ऐसे ही करते हैं जब कॉमन साइड की वैल्यू निकालते हैं या इक्वल साइड की वैल्यू निकालते हैं तो उन दोनों वैल्यू को हम बराबर रखते हैं। बराबर रखते ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। आप ये डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हो, इसको 3 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो इससे x की वैल्यू हमारी 20 आ गई, और x क्या है हमारी, x तो हमारी ये है, लेकिन हमें तो टावर की हाइट निकालनी है, तो टावर की हाइट h, देखो h यहाँ भी दे रखा है और h यहाँ भी दे रखा है, तो आप इन दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दो 20, तो जिसकी कैलकुलेशन इजी लगे उसमें वैल्यू पुट करो। हमें तो हाइट निकालनी है, तो हाइट इस इक्वेशन से भी निकल सकती है, इससे भी निकल सकती है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। सो हाइट यहां से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 20 है, 20 √3 आ गया h, इसको लिख दो शब्दों में, h क्या है, हाइट ऑफ द टावर 20 √3 मीटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो इसका मतलब जहां से एंगल ऑब्जर्व हो रहे हैं वो पॉइंट कहीं अधिक ऊंचाई पर है, वहां से नीचे की ओर देख रहा है, डिप्रेशन का मतलब। और किसके डिप्रेशन एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टाल बिल्डिंग।
देखिए ग्राउंड ले लिया हमने BC, AB हमने 8 मीटर टाल बिल्डिंग ले ली। अब इसका मतलब इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम के एंगल हैं वो डिप्रेशन है, तो कहीं किसी और ज्यादा ऊंचाई से कोई ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इसका मतलब एंगल ये जो टॉप बिल्डिंग के टॉप बॉटम को कहां से देखा जा रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से। तो इसका मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो हमारी इस बिल्डिंग से ज्यादा ऊंची है। तो हम CD को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मान लेंगे, C से लेकर D तक। अब जिस पॉइंट पर से ऑब्जर्व हो रहा है वहीं एंगल बनते हैं, तो एंगल कहां से बनने के लिए कहा है इसने, फ्रॉम दी टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो इसका मतलब एंगल D पर बनेंगे। और डिप्रेशन एंगल का मतलब जहां देखिए जहां भी एंगल बनते हैं वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन का होना जरूरी है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाओ वहां पर। और अब वहां से उससे बिल्डिंग का टॉप देखो, इस बिल्डिंग का टॉप D से A को देखो और D से इस बिल्डिंग के बॉटम को देखो। अब यहां तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 45 एंगल हो गया, क्योंकि यहां पर 45 है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से 45 हो गया। अब देखिए ये पॉइंट है, ये ग्राउंड पर नहीं है बट यहां पर एंगल बनेगा, तो उसके इसके हिसाब से अल्टरनेट के हिसाब से, तो यहां पर एक हम लाइन खींचेंगे जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन होगी, ग्राउंड के पैरेलल। तो ये 30 डिग्री शो कर देंगे उसके बाद। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 8 है तो ये भी हमारा 8 आ गया। और हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, उसको H मान लिया, H में से ये 8 कम कर देंगे तो ऊपर आ गया H-8, हमारा D से E तक आ गया H-8। अब ये 8 क्यों आया, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है। अच्छा अब राइट ट्रायंगल पकड़ो, देखो BCD एक राइट ट्रायंगल है BCD, BC साइड नहीं दे रखी, CD भी नहीं दे रखी, BD भी नहीं दे रखी, कोई साइड नहीं दे रखी। दूसरी राइट ट्रायंगल है AED, तो AD के हिसाब से AE नहीं दे रखा, ED नहीं दे रखा, दे नहीं रखा ये, H का हमें क्या पता कितना है, और AD ये भी नहीं दे रखा। तो दोनों राइट ट्रायंगल की एक एक साइड, इस छोटी ट्रायंगल की तो AE और बड़ी ट्रायंगल की BC, दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। तो दोनों राइट ट्रायंगल से जो इक्वल साइड है उनकी वैल्यू निकाल देंगे और उनके डिवाइड में लेंगे जिनके बारे में कुछ हमें ये नॉलेज है। तो देखिए कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, पहले ये सारी बातें ये रेक्टेंगल वाले हमने लिख दी हैं, यहां से स्टार्ट तो ऊपर से ही है बट हम यहां से ले लेते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल AED, देखो AED में आप AE निकालेंगे तो AE ऊपर लेंगे, अपॉन में DE लेंगे, इक्वल टू क्या बनेगा कोट 30। तो AE रहेगा, DE की वैल्यू H-8 कोट 30√3, ये इधर चला जाएगा, ये ब्रैकेट में रखेंगे, जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो उसको ब्रैकेट में रखना है। अब दूसरी ट्रायंगल BCD में क्या करेंगे, देखो BC निकालेंगे तो BC अपॉन CD, CD कितना है H, BC अपॉन CD इक्वल टू कोट 45। तो कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, BC को निकालना है, CD H है तो ये इधर आ गया, तो BC हमारा H आ गया भाई, BC हमारा H आ गया और AE हमारा आ गया ये वैल्यू। अब हम कहेंगे बट AE और BC क्या है, बराबर है, बट AE इक्वल टू BC अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो दोनों की वैल्यू रख दो और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद H एक तरफ ले आएंगे, ये 8√3 है, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन स्पेशल है, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से तैयार करेंगे सभी। इसमें H एक तरफ आ गया, H कॉमन ले लिया, ये रूट में आ गया, ये 8√3 आ गया। स्टूडेंट्स अब H की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला गया। अब इसमें ये एक्स्ट्रा काम हो गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में अंडर है और एक से दो टर्म है, तो इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन में इसमें माइनस है तो उनमें प्लस ले लेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 और √3 को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस √3, 4 इंटू 3 प्लस √3, ये हमारी H की वैल्यू आ गई। तो H क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो लिख दो देयरफॉर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, तो टू बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस भी BC है, BC भी हमारा H ही है, तो दोनों BC है, BC की वैल्यू हमने ऊपर इक्वेशन 2 में H निकाल रखी है, H की वैल्यू यहाँ निकाली है, यही पुट कर दो, तो दोनों आंसर सेम आए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट भी उतनी है और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स है वो भी इतनी ही है। अब 7th क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस समझने की बात है, केवल स्टेटमेंट समझनी और कुछ भी नहीं है इसमें। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, कहता है कोई रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज है,
देखो मान लो ये रिवर ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे बह रही है, तो ये पुल हो गया इधर ऐसे। तो ये ऐसे सड़क जा रही है और ये ब्रिज हो गया, ये ब्रिज हो गया भाई। और हमारी जो है इसको हम वो ब्रेड्थ मान लेते हैं, ये ए से बी तक हमारी रिवर की चौड़ाई है, ए से बी तक। और कहता है कि ये ब्रिज है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट 3 मीटर है। अबो द एजेस, जो ये किनारे हैं, इन किनारों से ऊपर 3 मीटर ऊंचाई है, किनारों से नीचे नहीं जाना, किनारों से ब्रिज की हाइट 3 है, तो ब्रिज के टॉप से परपेंडिकुलर डालेंगे इस ए बी पर, वो हाइट 3 मीटर आएगी। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। देखिए नदी की चौड़ाई बतानी है, नदी हमारी है ए से लेकर बी तक। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, मकसद वही है, यहां पर ये कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड द रिवर। रिवर के अपोजिट साइड में दोनों किनारे हैं नदी के, रिवर के, और कहता है ब्रिज के किसी पॉइंट से, ब्रिज के किसी पॉइंट से इन दोनों किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो स्टूडेंट्स जो ये ब्रिज का पॉइंट लिया है तो वहां हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी दोनों साइड। अब यहां इस पॉइंट को हम इस एक किनारे से मिलाएंगे, ये डिप्रेशन एंगल हो गया। इस पॉइंट को इधर वाले किनारे से मिलाएंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब डिप्रेशन अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। अब स्टूडेंट्स आप एक तो राइट ट्रायंगल एसीडी हो गया और एक राइट ट्रायंगल बीसीडी हो गया। देखिए एसीडी की ये साइड 3 दे रखी है, आप एसी निकाल लो, एसी अपॉन सीडी इक्वल टू कोट 30, एसी निकल जाएगा। इस ट्रायंगल में भी 3 मीटर दे रखा है, सीडी एक साइड दे रखी है, तो बीसी निकालेंगे, बीसी अपॉन सीडी इक्वल टू कोट 45, यहां से बीसी आ जाएगा। एसी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, उसके बाद हम कहेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई कितनी होगी ए से लेकर बी तक। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एसी प्लस बीसी, और एसी बीसी दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी ये आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है, इसका बढ़िया रिवीजन करेंगे आप लोग और नोटबुक कंप्लीट करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल से हमने दोनों वो निकाल ली उसकी बेस, और नदी की चौड़ाई ए बी कह करके एसी प्लस बीसी दोनों वैल्यू पुट कर दी, इसमें से 3 कॉमन ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।